हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को घर में रहकर बेहतर कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के द्वारा केमिस्ट्री ई पाठशाला में फिर से आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं द सॉलिड स्टेट का पार्ट 5। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आप थोड़ा सा समराइज कर लो जो हम लोग अभी तक पढ़ रखे हैं। पिछले पार्ट 4 में हमने दो चीज़ों पर स्टडी किया, दो चीज़ों पर हमने टॉपिक पर चर्चा किया। एक मेटालिक सॉलिड पर बात किया और एक कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड पर बात किया। उम्मीद है कि ये दोनों सॉलिड आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों पार्ट 4 तक हमने जो स्टडी किया, जो हमने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा, कंप्लीट हमारा पार्ट जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पे था। यानी अब आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि जो हमारे सर पढ़ाएं या जो आपने पढ़ा उसमें हम क्या सीखें। हमारा सॉलिड स्टेट के कई सेक्शन है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया पार्ट 4 के साथ। उस फर्स्ट 4 पार्ट का जो फर्स्ट सेक्शन जो कहा, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हमारा मेन सेक्शन यहाँ पर क्या था, मतलब इस सेक्शन 1 में हम लोग को क्या पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यानी हम लोग यहाँ सीखना था कि हम सॉलिड को, हमारे चारों तरफ जितने भी सॉलिड है उसको हम कैसे क्लासिफाई करें। सबसे पहले तो हम उसको क्लासिफाई किए पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और एमरफस को देखा। क्रिस्टलाइन एमरफस में क्या क्या दोनों में कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों में क्या डिस्टिंक्शन, ये समझे। साथ ही क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हम क्लासिफाई किए, किस बेसिस पर, बाइंडिंग फोर्स के आधार पर, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर। उसमें हमें 4 टाइप के सॉलिड पर बात किया। कौन कौन से 4 टाइप, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी हम क्लासिफाई किए 3 तरह के, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। और तो ये जो हम लोग पढ़ें, एक्चुअली में पढ़ें, क्या सीखे, ये हमने सीखा कि हमारे नेचर में जितने भी सॉलिड्स हैं, हमारे चारों तरफ जितने भी सॉलिड है, किसको हम सॉलिड कहेंगे, किसको हम स्यूडो सॉलिड कहेंगे। यदि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूलर है कि मेटालिक है कि कोवैलेंट है, समझ आ रहा है। तो ये चीज आपको एनालाइज करने की जरूरत है, तब आपको लगेगा कि हाँ जो हमारे सर पढ़ाए वो समझ में आया। यानी आपको जितनी भी सॉलिड आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, अब आपको क्लासिफाई करने आप लोगों को आ जाना चाहिए। एक बात मैं यहाँ कहूंगा स्टूडेंट, आप सबों से बच्चों, कि एग्जाम का प्रेशर लेके कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। पढ़ाई को एंजॉय लेके पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स कि आप जो पढ़ रहे हो आप अपने नेचर के साथ उसको रिलेट कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप उसको नेचर से रिलेट करना सीख गए तो आपकी पढ़ाई समझो बहुत अच्छा हो रहा है। आप चीज़ों को सीखो। अब यदि आप सीख जाओगे तो एग्जाम कौन सी बड़ी चीज़ है, एग्जाम के क्वेश्चन आपको यूं सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक बात यहाँ कह दूं कि मैं जो भी क्लासेस दे रहा हूँ, आप लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करो, चीज़ों को सीखो और नेचर के साथ रिलेट करो, नेचर के साथ रिलेट करो। ये रिलेट करना भूलना मत। जैसे हमने क्लास 2 में सॉलिड पढ़ा तो उसको रिलेट करो नेचर के साथ, कि ये जो चारों तरफ के जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, हम इसे किस सॉलिड को क्रिस्टलाइन कहेंगे, किस हम एमरफस कहेंगे। ओके, यदि वो क्रिस्टलाइन है तो किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टर होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कौन क्या होगा, है ना, वो एक्सपीरियंस में हार्ड या सॉफ्ट होगा। ये सारा एक्सपेक्टेशन आप इस तरह के लर्निंग करके ही आप कर सकते हो। तो उम्मीद है आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को बहुत अच्छा से पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। तो बच्चों को याद होगा कि लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ये कुछ सॉलिड का हमने नाम दिया और कहा था कि इन सारे सॉलिड को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन किस टाइप का सॉलिड है। उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। और हो सकता है कुछ कंपाउंड का नाम आप नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उसका नेचर नहीं जानने के कारण भी आप शायद किसी में गड़बड़ाए होंगे, दैट मीन्स आप उसको बता नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए अपना आंसर को चेक कर लीजिए इस आंसर के साथ। बताइए, फॉस्फोरस क्या बोलते हैं, टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म, मॉलिक्यूलर सॉलिड ग्रेफाइट एज ए, तो ग्रेफाइट तो आप जानते हैं, उस पर चर्चा हम लोग किए थे। कोवैलेंट सॉलिड ब्रास एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु है, तो पक्का ये मेटलिक सॉलिड होगा। सिलिकॉन कार्बाइड एज ए कोवैलेंट सॉलिड, आयोडीन एज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, C4 also as a molecular solid. Okay, now plastic as a plastic as a amorphous solid, अमोनियम फॉस्फेट चूंकि एक सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा आयनिक होता है इसलिए आयनिक सॉलिड, रुबिडियम एज ए मेटल एज ए मेटलिक सॉलिड, लिथियम ब्रोमाइड एज ए
बोलिए लिथियम ब्रोमाइड एज ए आयनिक सॉलिड, चूंकि लिथियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है। सिलिकॉन एक कोवेलेंट क्रिस्टल है, इसलिए सिलिकॉन एक कोवेलेंट सॉलिड। ओके, तो ये अपना आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 के साथ। बच्चों आज सॉलिड का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 5 में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और स्पेस लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस कहते हैं। और सेकेंड हम लोग का टॉपिक होगा यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और इसके कितने प्रकार है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के साथ हम लोग डिटेल करेंगे कि कोई भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए उसके कौन कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर यूज करके हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में इन सारे टॉपिक के बारे में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस से। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। बच्चों आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशनल में अरेंज होते हैं और रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर ऑर्डर में, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल, उसे कहते हैं हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो अब देखिए यहाँ पर ये कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आप देख सकते हैं कि सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज है, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सारे पार्टिकल 3 डायमेंशनली अरेंज है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को क्या कहेंगे, जो 3 डायमेंशनली कंटिन्यू पार्टिकल्स अरेंज रहे उसे हम क्या कहेंगे? इसी को तो कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस नहीं समझ में आया? चलिए फिर से रिपीट करते हैं। A regular 3-dimensional arrangement of points in a space is called space lattice और crystal lattice। ये जो हमारा स्पेस है, इस स्पेस में जितने भी पार्टिकल 3 डायमेंशनली पार्टिकल क्या हो, अरेंज हो, पॉइंट्स अरेंज हो स्पेस में, इसी रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, इसी रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। यानी ये कंप्लीट फॉर्म क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस के हर एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं। दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट 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 किसे कहते हैं? द पॉइंट रिप्रेजेंट द, ये जो पॉइंट हमने जो कहा, जिसने नाम दिया, एक्चुअली में ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड के या किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल लैटिस में? पॉइंट से। ये जो दिख रहा है आपका, ये सारे क्या है? पॉइंट्स है, और ये पॉइंट एक्चुअली में क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब जहां तक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात है बच्चों, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कहा था इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल और इट मे बी आयन। यानी ये जो पॉइंट है एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकता है और आयन फॉर्म में भी हो सकता है। समझ आ गया? यानी एक क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन है। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इट मे बी एटॉमिक फॉर्म, मे बी मॉलिक्यूलर फॉर्म और मे बी आयनिक फॉर्म। ओके बच्चों, आप एक और बात जान लो, क्रिस्टल लैटिस को हम लोग तो स्पेस लैटिस कहते ही हैं, लेकिन सिंपली इसे हम लैटिस भी कह सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी कहा जाता है और इसे सिंपली लैटिस भी कहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ यदि हम क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पर जरा ध्यान देंगे। जरा ध्यान दीजिए, हम क्या बताने जा रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक लाइनिंग के साथ ज्वाइन है। हालांकि यह लाइनिंग जो है एक दूसरे क्लोज होता है, लेकिन इसे समझने के लिए हम क्या किए हैं, इसका अरेंजमेंट के पार्टिकल को थोड़ा दूर दिखाएं। ओके, ताकि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कर सके, समझ सके। तो देखिए सबसे पहला ईच पॉइंट इन द लैटिस, यानी कि लैटिस पॉइंट, इसको हम लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं या लैटिस साइड बोल सकते हैं। जहां पे पार्टिकल प्रेजेंट हो, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, उस पॉइंट को कहते हैं क्या? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। समझ में आ रहा? तो हमने कहा ईच पॉइंट इन द लैटिस, ईच पॉइंट इन द लैटिस, लैटिस ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड ए लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लोकेशन को कहते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ये बात याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जो लैटिस साइड में जो प्रेजेंट है ना, तो ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, तो अभी हमने बताया आपको, रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो हमेशा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। समझ में आ गया? लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट बाय, यदि हर एक लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। किससे? स्ट्रेट लाइन से। किससे?
स्ट्रेट लाइन से, तो जैसा जैसा आप लाइन ज्वाइन करोगे वैसे उसकी ज्योमेट्री सामने आएगा। तो ज्योमेट्री कैसी उस क्रिस्टल लैटिस की होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किस फॉर्म में है, उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या है, किस एंगल पर है। ठीक है, डिस्टेंस एंगल पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि लैटिस पॉइंट आर ज्वाइन, ये जो हमने लैटिस पॉइंट जो ज्वाइन किया, ये जो लैटिस पॉइंट हमने ज्वाइन किया, ये लाइन से ज्वाइन किया ना, तो इसकी ज्वाइनिंग जैसी होगी उसी प्रकार से उसका ज्योमेट्री होगा उस लैटिस का, उसी प्रकार से ज्यामिति बनेगी किसकी, उस लैटिस की। तो लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन, लैटिस पॉइंट हमेशा ज्वाइन करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक लैटिस साइड से दूसरे लैटिस साइड पर किस तरह से, स्ट्रेट लाइन से। और जब वो लाइन आप ड्रॉ करते हो, सभी लैटिस साइड के लाइन को ड्रॉ करते हो, तब वो दिखाई देता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। क्योंकि हर क्रिस्टल के एक डिफिनिट ज्योमेट्री होता है। एमरफस सॉलिड का ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता, आपको याद होगा हमने बताया था, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री फिक्स होता है, डेफिनेट पैटर्न का ज्योमेट्री बनता है। तो उसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, तो जैसा उसका लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तब पता चलेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ओके नाउ, तो ओवरऑल हमने कैरेक्टरिस्टिक पर क्या क्या बात किया कि ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। फर्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और आयन। ओके, और लास्ट पॉइंट, लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ओके, तो उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट वन बाय वन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिएगा, लेकिन राइट डाउन करने से पहले आप अपने कॉपी में क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, जो हमने बताया था, ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जबकि स्क्रीन पर हम थोड़ा देर पहले शो किए थे। तो वो डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, किसकी, क्रिस्टल लैटिस की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उम्मीद है आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक का नाम है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, देयर इज अ क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस में थ्री डायमेंशनली पार्टिकल अरेंज है, राइट। तो जरा देखिए यहाँ जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक हमने ज्यादा हाईलाइट किया है, कलर से दिख रहा है आपको, कलर से हाईलाइट किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पार्ट है, जिस स्मॉल पार्ट के रिपीट करने से ऊपर नीचे, इसके नीचे भी हो सकता है ना, पीछे आगे लेफ्ट राइट, इसके रिपीट करने से एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो रहा है। बात समझिए। तो ये जो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का जो ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, जो थ्री डायमेंशनली पार्टिकल अरेंज है, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को ही कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए बच्चों, यूनिट सेल। फिर सुनिए, इस क्रिस्टल लैटिस के इस स्मॉलेस्ट पार्ट को, जहां पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, थ्री डायमेंशनली क्या है, अरेंज है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, और इसी की रिपीट करने से एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता है। तो इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं क्या, यूनिट सेल। समझ में आ गया। डिफाइन कैसे करेंगे, ए थ्री डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, दैट इज द लैटिस पॉइंट का ग्रुप। ये देखिए, ये लैटिस पॉइंट का क्या ग्रुप है, हमने बताया अभी लैटिस पॉइंट क्या होता है, जहां पार्टिकल प्रेजेंट हो उस साइड को क्या बोलते हैं, लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट। विच एंड रिपीटेड, जिसके रिपीट करने से, देखिए रिपीट हो रहा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इन स्पेस जनरेट द क्रिस्टल लैटिस, जिससे एक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जनरेट होता है। जब कई सारे स्मॉलेस्ट पार्ट इस तरह से आपका रिपीट होगा थ्री डायमेंशनली, थ्री डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, तो क्या होगा, एक क्रिस्टल लैटिस का जनरेट होगा। और इसी क्रिस्टल लैटिस को कहेंगे क्या, इसी क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को कहेंगे, बोलिए, यूनिट सेल। यानी हर एक क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और उसी स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। जैसे आपके घर, पूरा घर ब्रिक से बना हुआ है, ये पूरा घर क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, लेकिन उस ब्रिक को हम क्या कहेंगे, तो उस ब्रिक को कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट, क्योंकि उस कई ब्रिक के क्या जोड़ने से क्या बना, एक घर का निर्माण हुआ, एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ। तो इस पूरे बिल्डिंग को क्या कहेंगे, इस पूरे घर को क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस, लेकिन उस ब्रिक को क्या कहेंगे, यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल की जैसी ज्योमेट्री होगी उसी तरह से ना उस क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्री होगा। ओके, तो चलिए यूनिट सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया, ये लिख लीजिएगा आप लोग सब लोग, है ना। यूनिट सेल का डेफिनेशन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि इस यूनिट सेल के रिपीटेशन करने से, थ्री डायमेंशनली रिपीट करने से एक क्या होता है, एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता है। देख रहे हैं, ये कंप्लीट फॉर्म क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस। और इस स्मॉलेस्ट पार्ट को, यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल। ओके, चलिए अब बात करते हैं कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, किसी क्रिस्टल के कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं।
तो यूनिट सेल भाई होते हैं दो प्रकार के। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन सा? एक होता है प्राइमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। एक होता है प्राइमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें समझना है कि प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिसके एटम अरेंज होते हैं केवल और केवल कॉर्नर पर। कॉर्नर समझ रहे हैं? हर एक यूनिट सेल का कॉर्नर होता है ना। तो जब एटम्स का अरेंज कहाँ हो, कॉर्नर पर केवल हो यूनिट सेल का, तो वो यूनिट सेल कहलाता है प्राइमिटिव। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए एक यूनिट सेल है। बताइए यहाँ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा ये केवल और केवल कहाँ पर है? बताइए कॉर्नर पर, केवल और केवल कॉर्नर पर। तो जब कोई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज एटम मॉलिक्यूल और आयन केवल अरेंज केवल कहाँ पे हो? कॉर्नर पर हो, तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल, या इसे सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। इसे हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यूनिट सेल दो तरह का हमने बताया, प्राइमिटिव और सेंटर। जिसमें प्राइमिटिव में क्या बताया कि एटम्स ओनली अरेंज, पार्टिकल्स ओनली अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सेकेंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहेंगे जहां पार्टिकल कॉर्नर के अलावे कोई अदर पोजीशन पे भी पॉसिबल हो। मतलब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द क्या अदर पोजीशन इन एडिशनल टू दोज एट द क्या कॉर्नर इन अ यूनिट सेल। यानी पार्टिकल जो हो कॉर्नर के अलावे कोई एडिशनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो। एडिशनल मतलब समझते हैं कि नहीं? ये कॉर्नर है, ये एडिशनल पोजीशन का सेंटर पोजीशन भी हो सकता है, फेस सेंटर भी हो सकता है, तो या दो अपोजिट फेस भी हो सकता है। यानी कि कॉर्नर के अलावे पार्टिकल्स का प्रेजेंस कहाँ हो? अदर पोजीशन पे हो, अदर साइड पे हो, तो हम उसे कहेंगे, उस तरह के यूनिट सेल को कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। देख रहे हैं आप लोग? यहाँ देखिए पार्टिकल क्या दिख रहा है आपको? पार्टिकल तो आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे तो दिख ही रहा है। कॉर्नर के अलावा आप क्या देख रहे हैं? कॉर्नर के अलावा पार्टिकल आपको सेंटर पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर के अलावे अदर साइड पे भी पाए जाते हैं, रहते हैं। तो बोलेंगे सर ये जो पार्टिकल जो आप दिखा रहे हैं सेंटर पे, क्या केवल सेंटर भी हो सकता है, कोई अदर साइड पे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तो सेंटर्ड यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात कर रहे हैं कितने तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। चलिए बताते हैं आपको कितने तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने बताया कि पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे अदर साइड पे हो। ठीक है, तो अदर साइड में कहां कहां पॉसिबिलिटीज की होगी? तो देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल टोटली तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड और एक है इन सेंटर्ड। एक है बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड और एक है इन सेंटर्ड। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड तो वेरी सिंपल, नाम से पता चल रहा है बॉडी सेंटर मतलब यूनिट सेल के बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम अरेंज हो कॉर्नर के साथ साथ एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल के सेंटर पे जब पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल कहां प्रेजेंट हो? बताओ, सेंटर पे प्रेजेंट हो। पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट हो? सेंटर पे प्रेजेंट हो। ऐसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नाउ देखें कैसे? देखिए ये पार्टिकल आपका कॉर्नर पे है, सारा पार्टिकल कहाँ है? कॉर्नर पे है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी देखिए एक पार्टिकल आपके सेंटर पे है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पर, मिड पॉइंट पर, इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर्ड क्या होता है? फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है कि यूनिट सेल के पार्टिकल्स जो होंगे कॉर्नर के साथ साथ बोलिए प्रत्येक फेस के सेंटर पे होगा। यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं यदि काउंट किया जाए? एक लूडो का गोटी में कितने होते हैं? 1 2 3 5 6 यानी 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेस के हर फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी। ठीक है, तो एटम्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर ये आपका पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पे, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट और ये बैक। देख रहे हैं आप लोग? पार्टिकल कहाँ है? प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ बोलिए प्रत्येक फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं, ऐसे सेंटर्ड यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रहेगा। अगला सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम है इन सेंटर्ड। इन सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे? तो इन सेंटर यूनिट सेल उसको कहेंगे जिसमें एटम्स अरेंज हो, कहां पर?
सेंटर पर, लेकिन सेंटर कहाँ? फेस के सेंटर पर, दो अपोजिट फेस के सेंटर पर। यानी कहने का मतलब एटम्स आर अरेंज एट द सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेस इन एडिशन टू द एटम एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। हमने कहा कि एटम अरेंज हो सेंटर पर, लेकिन कैसे? ओनली वन सेट। वन सेट का मतलब हुआ कि एक लेफ्ट तो एक राइट, एक टॉप तो एक बॉटम। बात समझे? एक लेफ्ट एक राइट, एक टॉप तो एक बॉटम, या तो एक फ्रंट या एक बैक। यानी एक सेट का मतलब ऊपर नीचे दो अपोजिट फेस को बोलते हैं वन सेट ऑफ फेसेस। तो वन सेट ऑफ फेसेस पे जब पार्टिकल प्रेजेंट हो कॉर्नर के साथ साथ, तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ गया? देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पार्टिकल क्या देख रहे हैं आप? कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। ये पार्टिकल अगला जो कहाँ पे? एक सेट हो, वन सेट ऑफ फेसेस बाय वन सेट मतलब अपोजिट फेस, एक टॉप तो एक बॉटम। क्या पार्टिकल इसी फेस पे हो सकता? नहीं, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जब होगा तो अगला पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी पार्टिकल जब अरेंज हो दो अपोजिट फेसेस पे, दो अपोजिट फेसेस पे, तब कहेंगे ये कैसा अरेंजमेंट है, कैसा यूनिट सेल है? तो बोलेंगे ये एंड सेंटर यूनिट सेल है। तो ओवरऑल हमारे यूनिट सेल कितने प्रकार के पाए गए? टोटली देखा जाए तो 4। कौन कौन से 4? एक सिंपल, जैसे आपने कहा प्राइमिटिव, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर और एक एंड सेंटर। लेकिन आप लोगों के साथ आप तो 2 बताए थे, एक प्राइमिटिव और एक ये देखिए आप कहेंगे सर 2 बताए थे, एक प्राइमिटिव और एक सेंटर। लेकिन प्राइमिटिव मतलब सिंपल और सेंटर मतलब क्या? सेंटर के 3 प्रकार में बताया आपको। कौन कौन सा? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। लेकिन टोटली यदि यूनिट सेल को कहा जाए तो 4 बोल सकते हैं ना। ये 3, ये सेंटर के 3 और एक सिंपल मतलब प्राइमिटिव। तो इस तरह टोटल यूनिट सेल कितने प्रकार का हमने देखा? 4 तरह के। किस आधार पर? पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, यूनिट सेल में पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। ओके, तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हमने कहा यूनिट सेल को हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। जब हम उस लैटिस साइड के पॉइंट को क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं। जब उसके लैटिस साइड के स्ट्रेट को ज्वाइन करते हैं तब उसकी ज्योमेट्री सामने आता है कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा कि रोम्बोहेड्रल होगा कि क्यूबिक होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जो भी उसकी यूनिट सेल का जो ज्योमेट्री होगा वो डिपेंड करता है उसका जो पैरामीटर्स है, जो हम पैरामीटर पर जो हम बात करने वाले हैं, किसके पैरामीटर से हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैरामीटर्स की बात हम यदि करें तो इसके 2 पैरामीटर्स होंगे, जिस पैरामीटर से किसी यूनिट सेल की ज्योमेट्री डिसाइड होता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं वो 2 पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये देखिए, ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल के 3 एक्सिस हमने दिखा, एक्स एक्सिस मान लिया जाए इसको वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ओके, अब बताइए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का एक लेंथ होगा, एक डिस्टेंस होगी, मतलब हर एक लैटिस साइड से दूसरे एडजेसेंट लैटिस साइड के बीच का एक डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एज लेंथ। देखिए क्या लिखे हैं, 3 एजेस। कितने एजेस इसके टोटली होंगे? तो डायमेंशन कितना? 3 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो कितने एजेस होंगे किसी भी यूनिट सेल का? 3 एजेस होंगे, है ना। और 3 एज लेंथ होंगे, जिसे हम कहेंगे ए, बी और सी, जिसे हम डिनोट करेंगे क्या चीज से? ए से। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ए से दिखा दिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बी से दिखा दिए और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम सी से दिखा दिए। और कोई होगा क्या? नहीं, और कोई नहीं होगा। तो इस तरह से हम एज लेंथ को समझें कि एज लेंथ क्या होता है। देयर आर 3 एजेस एज लेंथ जो विच आर रिप्रेजेंट एज ए, बी एंड सी। These edges may or may not be equal or mutually perpendicular। कहने का मतलब ये जो एजेस हैं, ये एजेस दोनों, ये देखिए ये एज सेम तो दिख रहा है, ये एज भी सेम दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यूनिट सेल में आपका ए, बी और सी क्या हो? इक्वल हो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। यह आवश्यक नहीं है कि हर यूनिट सेल में हर एजेस क्या हो, उसकी एज लेंथ क्या हो, सेम हो या परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो उस आधार पर यूनिट सेल के भी यूनिट सेल की ज्योमेट्री भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसका क्रिस्टल सिस्टम भी डिफरेंट होगा। तो एज लेंथ समझ में आ गया। एज लेंथ हमने क्या बताया कि एज लेंथ हमारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एज लेंथ। और ये एज लेंथ 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस, जिसे हम ए, बी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल क्या होता है? 2 एक्सिस के बीच के बने एंगल को कहते हैं एक्सियल एंगल।
क्या हमने बताया, दो एक्सिस के बीच के बने एंगल को क्या कहते हैं, एक्सियल एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में कि यहाँ हमारा एक्सियल एंगल देखिए, ये एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। वाई और जेड के बीच के एंगल को हम क्या दिखाएं, अल्फा, ठीक है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल को हमने क्या दिखाया, बीटा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के बने एंगल को क्या दिखाएं, गामा। समझ में आ गया। तो एक्सियल एंगल क्या होता है, तो लिखेंगे एंगल बिटवीन द एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी एंगल एजेस के बीच के बने एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, अल्फा, बीटा, गामा से, और इसी एंगल को कहते हैं हम लोग, बोलिए क्या, एक्सियल एंगल ऑफ साइड ए बी सी। ये एक्सियल एंगल किसके साइड से एंगल है, ए बी और सी के, ठीक है। ए और सी के बने एंगल को बीटा से, सी और बी के बने एंगल को अल्फा से, और बी और ए के बीच के बने एंगल को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स में कैरेक्टराइजेशन ने कहा। तो इसमें क्या है कि एक्सियल एंगल और एज लेंथ हमेशा जरूरी नहीं कि सेम हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जरा इस केस में देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका एज लेंथ है ए बी सी, ये तीनों इक्वल है, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। और यहां जो एज लेंथ है, ये तीनों एज लेंथ भी क्या है, सेम है, ओके। लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं है, हर जगह अरेंजिंग पार्टिकल्स के ऐसे होते नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एजेस ए बी सी मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो एजेस है ए बी सी, ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है या परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं, मतलब ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल टू सी। यानी एज लेंथ जो है इस एजेस पर, इस एजेस पर और इस एजेस पर, तीनों के तीनों ध्यान से देखा जाए तो तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। और साथ ही एंगल की बात की जाए तो अल्फा और गामा, ये देखिए अल्फा और ये गामा 90 डिग्री तो है, मगर देखिए क्या बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। बीटा जो है देखिए क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है, नहीं है। तो इस तरह से कई सारे पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। और क्या पॉसिबल हो सकता है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों के केसेस जो है अलग अलग केसेस होंगे। यानी कि एज लेंथ के मामले में और एक्सियल एंगल्स के मामले में, जब एज लेंथ और एक्सियल एंगल डिफरेंट केसेस के होंगे तो हमारा क्रिस्टल सिस्टम भी, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि हमारा क्रिस्टल, जो किसी यूनिट का जो क्रिस्टल होता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। किसकी पॉसिबिलिटी होती है, एज लेंथ की और एक्सियल एंगल की। और एज लेंथ और एक्सियल एंगल की अलग अलग पॉसिबिलिटी के कारण हमारे टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है आज हम नहीं बताएंगे, हम अगले पार्ट में बताएंगे, पार्ट 6 में। सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 हम लेके आएंगे आपके बीच में 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस। 7 क्रिस्टल सिस्टम के साथ आपको पता चलेगा टोटली 14 क्रिस्टल सिस्टम। और ये 14 कौन बताए थे, हमारे ब्रेवियस ने बताया। किस तरह बताया और 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है, इसमें किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री 7 क्रिस्टल सिस्टम में किस किस केस में कैसा कैसा होता है, ये सारा चीज लेके आएंगे हम अगले क्लास में। उम्मीद है आज के क्लास में आप लोग सारा जो चीज हम बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसे स्पेस लैटिस कहते हैं या लैटिस कहते हैं, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, और यूनिट सेल को कौन कौन से पैरामीटर से कैरेक्टराइज किया जाता है। ऐसे 2 पैरामीटर से हमने बताया, एज लेंथ और एक्सियल एंगल से। एज लेंथ और एक्सियल एंगल डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होने के कारण कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और फर्दर 14 ब्रेवियस लैटिसेस। तो ये सारा चीज, ये 2 टॉपिक जो है आपका हम आज नहीं अगले पार्ट में बताएंगे। आज का क्लास यही तक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आज का क्लास यही तक, थैंक यू। और साथ में एक और चीज हम आपको अगले क्लास में बता देंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम और पर यूनिट सेल। यानी कि प्रत्येक यूनिट सेल में हम पार्टिकल को कैसे काउंट कर सकते हैं, यानी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कॉर्नर पे कितने होंगे, फेस पे कितने होंगे, ठीक है। तो ये टोटली कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स, मतलब इसमें हमको जो पढ़ना है ये आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, और इसके न्यूमेरिकल को भी बताएंगे, ओके। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू। और फिर कहेंगे आपको स्टे होम सेव लाइफ, घर में रहिए, घर में रहकर अच्छा से पढ़ाई कीजिए और लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कीजिए।